गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर 13। देखो, हमारी अर्थ पर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इसमें से ज़्यादातर तो हैं हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन कुछ अपना खाना खुद ही बना सकते हैं। एनर्जी का सोर्स क्या है उनका? सनलाइट। सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उनके पास इस तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो कि उस एनर्जी से, लाइट एनर्जी से एक्साइट हो जाते हैं, यानी कि उस एनर्जी को कैप्चर करके वो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं, जो कि कंपाउंड बनाती है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक या फिर फोटोऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक और फोटोऑटोट्रॉफिक में क्या अंतर होता है ये मैंने एक बार बताया था पहले, एक बार और बता देता हूँ। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो फोटोन यानी कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करके अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें फोटो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। एक और होते हैं जिन्हें कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं खुद, है ना, यानी ऑटो। तो ये अंतर है फोटो ऑटोट्रॉफिक में और कीमो ऑटोट्रॉफिक में। अब आती है बात कि व्हाट डू वी नो। यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चंस पूछे कि एक बात बताइए कि फोटोसिंथेसिस की दो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं। एक तो ये कि अर्थ पर एनर्जी को कैप्चर करने का और सारी फूड चेन को स्टार्ट करने का फोटोसिंथेसिस ही एक तरीका है। बाकी जो हेटेरोट्रॉफिक हैं वो तो इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, प्रोड्यूसर्स के। और दूसरी सिग्निफिकेंस फोटोसिंथेसिस की ये है कि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। फोटोसिंथेसिस ज्यादातर केस में ऑक्सीजनिक होता है। ऑक्सीजनिक यानी कि ऑक्सीजन को जनरेट करता है, लेकिन कुछ फोटोसिंथेसिस ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस जनरेट नहीं करते। जो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनाते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट, वो बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं। उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में 21% तक ऑक्सीजन पहुंची, क्योंकि पहले अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन वाला नहीं था। अब आता है व्हाट डू वी नो। व्हाट डू वी नो में वो आएगा जो हमने पिछली क्लासेस में, जैसे कि 10th क्लास में पढ़ा है, खासतौर से हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। व्हाट डू वी नो, ये इस पैराग्राफ में वो हमें क्या बताएंगे? इसमें हमें बताएंगे कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये हमने किस एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, जिसमें कि एक लीफ थी और वो लीफ कैसी थी? वो वेरीगेटेड लीफ थी। वेरीगेटेड लीफ कैसी लीफ होती है? जिसमें कि कहीं कहीं पर क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, तो उस क्लोरोफिल के ना होने की वजह से उस जगह में हमें कोई भी स्टार्च नहीं बनेगा। और इसकी पुष्टि हम कैसे करेंगे? इसकी पुष्टि ऐसे करेंगे कि सपोज करो कि हमने यहाँ पर ये ब्लैक पेपर लगा दिया। ब्लैक पेपर लगाने की वजह से कुछ समय के बाद क्या होगा, ये डीकलराइज, यहाँ का जितना स्टार्च था इस जगह पर पहले से मौजूद था वो सारा यूज अप हो चुका होगा। अब यहाँ पर कोई स्टार्च नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस जगह की, इस पैच की चेक करें कि क्या यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ है क्या, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पर ग्रीन पिगमेंट थे ही नहीं। ठीक है, तो इससे साबित होता है कि ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। एक एक्सपेरिमेंट तो ये है वेरीगेटेड लीफ वाला। इसके बाद अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट इज हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कि हमने एक लीफ ली थी और उस लीफ का जो हाफ पार्ट था उसको एक कंटेनर में बंद कर दिया था। अब कंटेनर के अंदर एक गैस थी जिसका नाम था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके कंटेनर के अंदर जितनी भी CO2 है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब इस लीफ के पास कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और इतना जो पार्ट है ये इसके अंदर स्टार्च भी नहीं बनेगा, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है।
तो स्टार्च का टेस्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। तो इस तरह से भी हम पता लगा सकते हैं कि CO2 नहीं तो स्टार्च का प्रोडक्शन भी नहीं। इसका मतलब CO2 नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये तो थे दो एक्सपेरिमेंट्स जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। इसके बाद आते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स जो दूसरे वैज्ञानिकों ने किए। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, इस टॉपिक में अलग अलग साइंटिस्ट के नाम और उनके कंट्रीब्यूशन दिए। जैसे सबसे पहले इन्होंने जोसेफ प्रीस्ले का एक्सपेरिमेंट दिया। प्रीस्ले का जो एक्सपेरिमेंट है उसका इन्होंने यहाँ एक डायग्राम बनाया। देखो फिगर 13.1 में सबसे पहले इन्होंने एक बेल जार लिया। बेल जार यानी कि ऐसा जार जिसकी बेल जैसी शेप है। इसके अंदर रखा इन्होंने एक माउस, माउस के साथ रखी एक कैंडल, ठीक है, माउस और साथ में कैंडल। उसके बाद उन्होंने कुछ देर के बाद क्या देखा कि माउस ने रेस्पिरेशन के द्वारा जितनी भी उसके अंदर ऑक्सीजन थी सब कंज्यूम कर ली, जिसकी वजह से कैंडल बुझ गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कैंडल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और माउस को रेस्पिरेशन करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि माउस भी मर जाता है और कैंडल भी बुझ जाती है। अब दूसरा सेटअप देखो, दूसरे सेटअप में इन्होंने इनके साथ एक प्लांट रख दिया। वो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था। इस ऑक्सीजन को ये दोनों यूज कर सकते हैं कैंडल बर्न करने के लिए और माउस रेस्पिरेशन करने के लिए। इसीलिए कुछ देर बाद माउस भी जीवित रहता है और कैंडल भी जलती रहती है। ये एक्सपेरिमेंट किसका था? ये जोसेफ प्रीस्ले का था। ये साबित करता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है, वो ऑक्सीजन जो कि रेस्पिरेशन और बर्निंग के लिए नेसेसरी है। इसके बाद आता है कैन यू इमेजिन हाउ प्रीस्ले वुड हैव कंडक्टेड। इसके बाद यूजिंग अ सिमिलर सेटअप यूज बाय अब जैन इंजन हाउस नाम के साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। जैन इंजन हाउस, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया? इनका कंट्रीब्यूशन ये है, ब्राइट सनलाइट में छोटे छोटे बबल्स बनते हैं और डार्क में वो नहीं बनते। इसका मतलब ये है कि लाइट के दौरान लाइट की प्रेजेंस जरूरी है। अगर लाइट एब्सेंट होगी तो फिर ये गैस यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं बनेगी। ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन, ये भी बात है। तो इनका जैन इंजन हाउस का जो एक्सपेरिमेंट था उसका सेटअप कुछ ऐसा था। ये एक इन्वर्टेड फनल है, ये टेस्ट ट्यूब है और ये एक बीकर है। बीकर में वाटर फील्ड है और यहाँ पर एक एक्वेटिक प्लांट है। अब ये एक्वेटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज करेगा वो यहाँ पर बबल्स के रूप में रिलीज होती हुई इस टेस्ट ट्यूब में हमें दिखेगी और ऊपर इस खाली स्पेस में इकट्ठी हो जाएगी। जिसकी पुष्टि हम कैसे कर सकते हैं? उसके पास एक बर्निंग कैंडल या फिर मैचस्टिक लाकर जो कि ब्राइटली बर्न करने लगेगी जैसे ही उसके पास लेकर आएंगे। इसके बाद आती है बात, इट वॉज नॉट अबाउट अंटिल अबाउट 1854 दैट जूलियस वॉन सेक्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। जूलियस वॉन सेक्स ने सबसे पहले क्या कहा? हर साइंटिस्ट का अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। जूलियस वॉन सेक्स ने सबसे पहले कहा कि स्टार्च प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये इनका कंट्रीब्यूशन है। ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स also known as chlorophyll is located in special bodies called chloroplast. He found that green part in plants is where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch. तो ग्लूकोज जो बनता है वो इस फॉर्म में प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है, ये इन्होंने बताया। इसके बाद आते हैं T.W. एंगलमैन। T.W. एंगलमैन T.W. एंगलमैन ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि लाइट जो होती है,
जो कि नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसका सारा पार्ट नेसेसरी नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे हम ये जानते हैं कि विजिबल लाइट यानी विजिबल स्पेक्ट्रम जो है उसके 7 पार्ट्स होते हैं। उन 7 में से 2 पार्ट्स ऐसे हैं या 2 वेवलेंथ की लाइट ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करती है। वो कौन सी है? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक ग्रीन एल्गा लिया जिसका नाम था क्लैडोपोरा, और इसके साथ लिए कुछ बैक्टीरिया, और ये वाला जो मिक्सचर था इसके सामने रख दिया एक प्रिज्म, और इधर से आ रही थी लाइट, और लाइट इधर आकर क्या हो गई? स्प्लिट हो गई 7 पार्ट्स में। ठीक है। फिर उन्होंने ये देखा कि जो बैक्टीरिया थे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, ये किस तरफ जाते हैं, कौन सी लाइट के तरफ ये मूव करते हैं। तो इन्होंने ये देखा कि रेड कलर की और ब्लू कलर की जो लाइट है उसकी तरफ ये मूव कर रहे हैं। बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि ये रेड और ब्लू कलर की जो लाइट होती है ये असल में क्या है? ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का। इसका मतलब ये कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी रेड और ब्लू कलर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि उन्हें एब्जॉर्ब करने पे वो सबसे ज्यादा एक्साइट होते हैं। ये है इंपॉर्टेंट बात। तो ये हमें बात किसने बताई? TW एंगलमैन ने। इन्होंने बात बताई थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब कौन से वेवलेंथ की लाइट से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक्साइट होगा। इसके बाद बाय द मिडिल ऑफ 19th century द की फीचर्स ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन, नेमली प्लांट could use light energy to make carbohydrates from CO2 and water। अब ये जो इक्वेशन दी है इन्होंने यहाँ पर CO2 plus H2O in presence of light CH2O plus O2, ये एक सिंपल इक्वेशन है जो हमें ये बताती है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स यानी कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट क्या है। CH2O कार्बोहाइड्रेट का रिप्रेजेंटेटिव है। CH2O जो मॉलिक्यूल है इसको कार्बोहाइड्रेट मान सकते हैं। कैसे? अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ इकट्ठे हो जाए तो क्या बन जाएगा? C6H12O6। ठीक है। तो P क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब एक माइलस्टोन जो आया वो था कॉर्नियस वैन नील के द्वारा। वैन नील नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि ये वाला जो रिएक्शन है इसमें जो ऑक्सीजन बनती है ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? इसके इंग्रेडिएंट है CO2 और H2, और लास्ट में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो यहाँ से आती है या यहाँ से आती है? तो वैन नील ने कहा कि वो ऑक्सीजन आती है यहाँ से। इस बात को कैसे साबित करेंगे? सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो H2O की बजाय H2S नाम का मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। तो इस केस में रिएक्शन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट के साथ रिलीज होने वाली चीज सल्फर, यानी कि बाद में वो चीज रिलीज होती है जो हाइड्रोजन के साथ होती है। ठीक है। अब यहाँ पर H2 के साथ O था तो O रिलीज हो गया। सल्फर बैक्टीरिया में S है तो बाद में S रिलीज हो गया। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस प्रोसेस के लिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए किसको यूज करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं। तो एक कॉमन इक्वेशन इन्होंने दी थी। कॉमन इक्वेशन देखो क्या है? H2A plus CO2 in presence of light gives CH2O plus 2A plus H2O। ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसमें हमें क्या दिख रहा है कि A का मतलब है वो एलिमेंट जो साथ में हाइड्रोजन के जुड़ा हुआ है जो कि बाद में रिलीज होता है। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजनिक ही होंगे, कुछ एनऑक्सीजनिक भी हो सकते हैं। ये कॉर्नियस वॉन नील ने हमें बताया। इसके बाद आती है बात, ये वाला जो प्रोसेस है इसको रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से भी प्रूव किया जा सकता है। रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से यूज करने का मतलब है कि हमने क्या किया, इन दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया, यानी कि ऐसा आइसोटोप यूज किया जो रेडियो एक्टिव था। अब सपोज करो रेडियो एक्टिविटी ये वाले H2 के साथ जुड़े हुए O में थी, ठीक है, इसके साथ नहीं थी, तो उस केस में बाद में जो रिलीज ऑक्सीजन होगी वो कैसे होगी? वो रेडियो एक्टिव होगी। इससे क्या साबित होता है? वो यहाँ से आती है।
क्योंकि अगर वो यहाँ से आती तो ये ऑक्सीजन तो रेडियो एक्टिव नहीं थी, ठीक है। तो इससे ये बात साबित होती है। ऐसे भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप से ये बात प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो रेडियो एक्टिविटी वाली टेक्निक्स आई ये बाद में आई, इसीलिए पहले उन्होंने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया। इसके बाद इस टॉपिक के एंड में उन्होंने दिया, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन अबव। इस बात का ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि 12 मॉलिक्यूल H2O के इंग्रेडिएंट के तौर पे इसीलिए यूज हुए क्योंकि H2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस रूप में जा रहे हैं, वो C6H12O6 को बनाने में जा रहे हैं। और ऑक्सीजन किधर जा रही है, ऑक्सीजन H2O के रूप में भी जा रही है और O2 के रूप में भी रिलीज हो रही है। तो इसीलिए उस H2O के मॉलिक्यूल्स की संख्या है ज़्यादा, जबकि कार्बन की संख्या कम क्यों है। CO2 वाले मॉलिक्यूल की संख्या सिर्फ 6 है क्योंकि कार्बन सिर्फ एक ही जगह जा रहा है और वो क्या है, C6H12O6 में। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब ये वाला जो टॉपिक है ये आता है एनाटॉमिकल लेवल पर। हिस्टोरिकल लेवल आज खत्म हुआ, इसको फोटोसिंथेसिस वेयर डज इट टेक्स प्लेस ये हम करेंगे कल।